Hello everyone, good morning to all of you. My name is Arun Kumar. Welcome to Nucleus Chemistry classes. Here we are going to discuss some basic concept of chemistry. होता क्या है, क्लास 10 के बच्चे जब नए नए 11th में आते हैं तो उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो इनके 3 सब सेक्शंस हैं। 3 सब सेक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो किसी भी सब सेक्शंस को अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि सपोज करो मैं फिजिकल का एक चैप्टर उठा देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो कुछ इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी आएंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आएंगे। तो जब एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं या जेई का पेपर बनता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे दे दिए जाते हैं कि सिर्फ अगर मोल कॉन्सेप्ट का जानकारी है तो हम उसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी हम उस सवाल को कई दफ़े नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, ये जो ऐसा प्रॉब्लम है वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे सब सेक्शन के साथ आता है। तो ऐसा प्रॉब्लम हमें फेस करना ना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। होगा क्या यार, बेसिक हमारी क्लियर होगी तो फिर अपन किसी भी सब सेक्शंस में हाथ लगा सकते हैं और हमें डिस्कस करना इजी होगा, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको 11th और 12th का कुछ फ्लो चार्ट दे रहा हूँ जो हमारा सिलेबस है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल्स का अगर सब टॉपिक्स देखें जो हमें चैप्टर डिस्कस करना है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसीय स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट, जो तीनों चैप्टर देख रहे हो ये आपको क्लास 9th में मिला होगा, लेकिन सिर्फ इसका बेसिक पार्ट्स मिला होगा। यहाँ पे अपन डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। उसके साथ ही साथ रिडॉक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ये जो पूरा पोर्शन है आप देख रखे हो, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये क्या है 11th का है। और बाकी नीचे 5 चैप्टर जो आप देख रहे हो ये पूरा पोर्शन किधर है, 12th का है ना। ये पोर्शन 12th का है। वैसे ही जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के 2 हिस्से हैं, आधा 11th आधा 12th, वैसे ही इनऑर्गेनिक में भी क्या है जी, आप अगर देखो यहाँ ध्यान से तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन कंपाउंड, एस ब्लॉक और साल्ट एनालिसिस, है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ जाता है, 11th क्लास में। क्लियर है। बात करें 12th क्लास का तो यहाँ पे चीज़ें फिक्स है, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ ब्लॉक। हालांकि पी ब्लॉक्स में बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैस, ये इसमें कितने होते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 जो एलिमेंट है यानी बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, ये दोनों इंक्लूड किस में है, 11th में। तो कुछ लोग ऐसे भी कहता है कि 11th के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, आधा 11th कहाँ है, 11th में, और आधा पी ब्लॉक कहाँ है, 11th में, और आधा पी ब्लॉक कहाँ है, 12th में। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये कहाँ पढ़ना है हमें, 12th में। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर आप ये क्या लिख रखे हो, ये टोटल जो सिलेबस है वो नाम का बेसिक्स प्रिंसिपल क्या है। तो हम चैप्टर्स को कई दफ़े डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता है कि ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक का है या फिर फिजिकल का है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ अपने सिलेबस का, ताकि तुम ये समराइज कर पाओ कि हमारा कौन सा चैप्टर किस हिस्से में आता है। उसी तरीके से ये पोर्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ये सबसेक्शंस, ये क्या है, इंफॉर्मेशनल है। नोमेनक्लेचर जो तुम क्लास 10 में भी पढ़ के आए होगे, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, है ना। आइसोमेरिज्म, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी का सब पार्ट्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। क्लियर है। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, कुछ और भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और एक और इम्पॉर्टेंट होता है जैसे अपन इसे मेंशन कर सकते हैं अमीन, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखनी थी कि क्लास 11th और क्लास 12th के टोटल मोर और लेस 30 to 32 चैप्टर हो जाते हैं। क्लियर है। यानी 30 से लेके 32 चैप्टर। तो एक लंबा कंटेंट है केमिस्ट्री जिसके 3 हिस्से हैं। तो तीनों हिस्से में से किसी भी हिस्से को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स आइडिया होने चाहिए।
तो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि अगर किसी भी हिस्से को हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फंसेंगे इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के। तो मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले किसी भी सबसेक्शंस में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? ठीक है, ओके। मैं इसे मिटा देता हूँ और अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ चीज़ें मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ आज के लेक्चर में वो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, बट मैं उसी को थोड़ा सा इन्हांस करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी नॉलेज उस पर डेप्थ हो सके और चीज़ें आपके लिए आसान हो सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के लेक्चर्स में वो आपको पता होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयंस, है ना। क्या होते हैं आयंस? वैसा स्पेसिस जिसपे चार्ज हो, है ना, वैसा स्पेसिस जिसपे चार्ज हो, स्पेसिस हैविंग चार्ज नोन एज व्हाट? आयंस। यानी कोई भी वो स्पेसिस, एटम, मॉलिक्यूल्स जिसपे क्या हो? चार्ज हो, वो क्या कहलाएगा? आयंस। अब ये चार्ज जो आप देख रहे हो ये चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसी तरीके से आयंस को दो हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। एक क्या बोलते हैं जी? कैटायन, है ना, और दूसरे का नाम क्या होता है? एनायन। क्लियर है? अब इन दोनों को एक साथ अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? आयंस, है ना। कैटायन किसे कहते हैं? वैसा स्पेसिस जिसपे चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो, है ना, जिसपे चार्ज क्या हो? पॉजिटिव हो। और वैसा स्पेसिस जिसपे चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो, उसको क्या बोलते हैं? एनायंस। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, है ना, कैटायंस के एग्जाम्पल की बात की जाए तो बहुत सारे हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा Na+, सोडियम आयन, है ना, और Mg+2, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, है ना। ये सब सिंपल थे जो आपने क्लास 10 में देख रखा होगा। मैं कुछ और डिस्कशन यहाँ करने जा रहा हूँ। जैसे सुनना ध्यान से, क्या ये? दिस इज NH4+ आयन। इसका चाहो तो नाम लिख सकते हो, आगे आएगा भी, अमोनियम आयन, है ना। क्या नाम है जी इसका? अमोनियम आयन। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपन इसे यहीं पे रोकते हैं, ETC। एनायंस भी बहुत सारे हैं, क्लास 10 में तुम देखे ही होगे, है ना। जैसे कि Cl-, जैसे कि, है ना, NO3 या NO2-, कुछ भी ले लो, ठीक है, -1 -1, या फिर SO4-2, है ना, या फिर O-2, है ना, P-3। तो ये इम्पोर्टेंट इस तरीके से है कि इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लोरीन का अगर चार्ज -1 है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। क्या नाम होगा जी? क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रेट, है ना। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रेट। इसका नाम क्या होता है? सल्फेट, ठीक है। अब अगर जरा बात समझी जाए, हालांकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो क्लास 12 का पोर्शन है, या फिर उसे कई दफ़े 11th में भी बता दिया जाता है। होता क्या है कि ये एसिड का तुम नाम सुने होगे। क्या एसिड? H2SO4। नाम क्या है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनना, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इस एसिड का नाम किससे अंत हो रहा है? इक से। तो किसी भी एसिड का नाम अगर इक से अंत होता है तो आप अगर इसका एनायन बनाओगे, एनायन बनाने का मतलब है कि दोनों जो हाइड्रोजन है आप इसे रिप्लेस कर दो, है ना। तो दोनों अगर हाइड्रोजन को अगर हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से मिलेगा क्या? SO4, दोनों हाइड्रोजन हट गए। तो दोनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में हट गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हटा, तो यहाँ चार्ज क्या आएगा? 2 निगेटिव। तो इसका नाम तुम लोगों को पता होगा, क्या बोलते हैं इसे? दिस इज सल्फेट आयन, है ना। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ
कि जितने भी इक एसिड होते हैं अगर उसको कंप्लीट एनायन में कन्वर्ट करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट एनायन, मतलब जितने भी एच रिप्लेस हो सकते हैं अगर सारे को रिप्लेस कर दोगे तो उसका नाम का जो अंत होता है वो होता है किससे, ATT, यानी कि इक एसिड का नाम का अंत 8 से होता है। जैसे सल्फ्यूरिक का नाम किससे हुआ, सल्फेट से। नाइट्रिक उठा लो, HNO3, नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो नाइट्रिक एसिड का एनायन बनाएंगे तो क्या मिलेगा जी, NO3 -1, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। तो इक एसिड है तो अंत क्या होगा इसका एनायन का नाम 8 से, नाम क्या लिखाएगा जी, दिस इज नाइट्रेट आयन। यही तो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया था, NO3 -1। तो एनायन का नाम कैसे लिखते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, उसे कहाँ से बनाया जा रहा है ना। अब इन तीनों को देखो जरा ध्यान से, ये फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड दिस इज क्लोरीन। तो ये सारे अगर देखोगे तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। पी ब्लॉक कहने का मतलब, कहीं पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखना, तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, यही होता है पीरियोडिक टेबल। ये जो आप देखते हो यहाँ पे ये ग्रुप 1 और 2, ये पूरा का पूरा क्या होता है, दिस इज एस ब्लॉक, है ना। ये पूरा जो बीच वाला पोर्शन होता है ये, जिसको मैं इस तरीके से शेड कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से, ये क्या होता है जी, पूरा का पूरा डी ब्लॉक, है ना। और ये जो राइट साइड में जो आप पोर्शन देखते हो ये क्या होता है अपना पी ब्लॉक। फिर जो एलिमेंट है ना वो पी ब्लॉक के हैं और सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। तो एक रूल होता है क्लास 11th में, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का हिस्सा है वो, जिसको आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी भी पी ब्लॉक का नॉन मेटल, है ना, क्या बोला जा रहा है कि किसी भी पी ब्लॉक के नॉन मेटल के ऊपर मैक्सिमम निगेटिव चार्ज हो। मैक्सिमम निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे सुनना ध्यान से, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और दिस इज आयोडीन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, प्लेरियम और लास्ट में प्लोनियम होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। और अगर बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, है ना, तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी और क्या होता है जी, बिस्मथ। तो बिस्मथ तो रेडियो एक्टिव है। तो नाइट्रो, ये जो चार्ज आता है कि हम कैसे समझें कि मैक्सिमम पॉजिटिव है या मैक्सिमम निगेटिव है, या फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पे मैक्सिमम पॉजिटिव होगा या किस पे मैक्सिमम निगेटिव होगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए तुम ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, हेलोजन फैमिली है ना। हेलोजन फैमिली के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है। तो वैलेंस सेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में 7 है तो ये लॉस कितना कर सकता है, मैक्सिमम 7, और गेन कितना करना चाहता है, 1। तो मिनिमम निगेटिव, सॉरी मैक्सिमम निगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर, जो एटम के ऊपर चार्ज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ग्रुप के लिए कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे, है ना। मैक्सिमम वैल्यू उतना ही होगा जितना कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर इसके लिमिट्स को हम देखें, इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे बताओ, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, +7। अगर मिनिमम की बात की जाए तो ध्यान से सुनना, मिनिमम निकालने के लिए हम ये करते हैं कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से हम किसको माइनस करते हैं, 8 को।
तो यहाँ देखो तुम्हें क्या मिलेगा -1, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 to +7। वैसे ही अगर ऑक्सीजन के लिए बात की जाए तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ रहा है। तो वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो तुम समझो कि अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें से अपन 8 को माइनस करते हैं, तो 6 - 8 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -2। मैक्सिमम क्या शो कर सकता है, मैक्सिमम क्या होता है, जैसे मान लो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या शो करता है ऑलवेज वो +1। क्यों, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, आगे वो डोनेट कर नहीं सकता। तो वैसे ये भी है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन आते हैं जी, तो ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और नीचे पोलोनियम भी आता है, बट वो रेडियो एक्टिव है इसलिए डिस्कशन का पात्र नहीं बनता। लिखने के लिए तुम लिख सकते हो। तो मिनिमम नेगेटिव इसका क्या होगा -2 और मैक्सिमम पॉजिटिव क्या आ जाएगा, दिस इज +6। वैसे ही नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5। अगर तुम 8 में से घटाओगे, सॉरी 5 में से 8 घटाओगे, इसके मिनिमम नेगेटिव क्या आएंगे -3 और मैक्सिमम पॉजिटिव क्या आ जाएंगे +5। तो ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट को पहचानने में कि किसी भी फैमिली का एलिमेंट अगर होगा तो उस पर मिनिमम और मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकते हैं, है ना। तो तुम देख सकते हो कि ये क्या है, हेलोजन फैमिली है, तो हेलोजन का मिनिमम क्या है -1। ये ऑक्सीजन फैमिली है तो मिनिमम क्या होता है -2, जो कि यहाँ पे कवर कर रहा है ना। और ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा है, फास्फोरस, देख रहे हो यहाँ पे, ये फास्फोरस ही है ना, इससे भी मिनिमम निगेटिव है। तो मिनिमम निगेटिव हो और ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है। तो मैं रूल क्या बोल रहा था, इफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग मिनिमम नेगेटिव चार्ज देन इट्स नेम इज इंडेड बाई IDE। अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है तो वैसे एलिमेंट का नाम का अंत IDE से होता है। जैसे अगर इसकी बात करें, लोग बोलता है ये क्लोरीन है, गलत फहमी में मत रहना। क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरीन गैस, दिस इज Cl2। अगर कोई Cl लिखता है इसका मतलब है क्लोरीन का एटम, है ना। समझो इस चीज को, क्लोरीन क्लोरीन और ये Cl-, इन तीनों में बहुत फर्क है जी। क्लोरीन अगर बोलता है कोई, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन गैस को बताना चाह रहा है। क्लोरीन अगर एटम बोलता है तो सिंपल क्लोरीन का एक एटम इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। और ये Cl- लिखता है कोई, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, इसका नाम का IDE, क्योंकि पी ब्लॉक का नॉन मेटल है और इस पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है। आ रही बात समझ में। वैसे ही फास्फोरस देखें तो क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड। क्यों, फॉस्फाइड, है ना जी, IDE। वैसे ही तुम ऑक्सीजन के लिए करोगे तो क्या बोलोगे, ऑक्साइड। तो ये तुम्हें समझ में अब आ रहा होगा, है ना, कि वाई ए पी ब्लॉक element having negative charge then its name is ended by IDE। ऑक्साइड, क्लोराइड, फॉस्फाइड। और तुम कर सकते हो, जैसे सपोज करो नाइट्रोजन ले लेते हैं, मिनिमम नेगेटिव क्या होगा -3, तो नाम क्या लिखोगे, नाइट्राइड। तो बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है कि नाइट्राइड को नाइट्रेट लिखता है और नाइट्रेट को नाइट्राइड लिखता है, तो कितना बड़ा कंफ्यूजन है। नाइट्रेट ATE, तो ATE तो तब आएगा ना जब नाइट्रिक एसिड से अपन उसको अलग करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड से अलग करेंगे तो क्या होगा, NO3-1। लेकिन अगर नाइट्राइड लिखना होगा तो नाइट्राइड में हम लोग क्या देखते हैं, ये तब लिखाता है या IDE तब आता है जब पी ब्लॉक के नॉन मेटल पे मिनिमम मतलब मैक्सिमम निगेटिव चार्ज होगा। दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम केटायन और एनायन को अलग करते हैं। ऐसे तो पढ़ाने के लोग सिंपली बोल देता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज वो केटायन और जिस पे निगेटिव चार्ज वो एनायन। अब मैंने जितना आपके साथ ये चीज़ डिस्कशन किया, इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्या चीज़ें क्लियर है। वैसे स्पेसिस जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको अपन क्या बोलेंगे, केटायन। और वैसे स्पेसिस जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलेंगे, एनायन, है ना। तो दिस इज केटायन एंड दिस इज एनायन। तो एनायन में थोड़ा सा कलाकारी कर देता है कभी सवाल पूछने में कि IDE का यूज करवा देगा, है ना, ATE का यूज करवा देगा या ITE का यूज करवा देगा, है ना। मैं इन तीनों चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ स्टार बना के, आप इसे चाहो तो नोट कर लेना, है ना। हालांकि ये मेन कॉन्सेप्ट का भी हिस्सा नहीं है, बट इसे समझते हुए चलते हैं क्योंकि ये आएगा आगे इनऑर्गेनिक वाले सब पार्ट्स में, केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा है। क्या बोलेंगे जी, इफ पी ब्लॉक
इफ नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक, है ना, इफ नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग क्या, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, देन इट्स नेम इज एंडेड बाई IDE। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। वैसे ही सेकंड पॉइंट क्या लिख लेंगे कि अगर जितने भी इक एसिड है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कि जितने भी इक एसिड है, चाहे वो सल्फ्यूरिक हो, है ना, फॉस्फोरिक हो, नाइट्रिक हो, तो जितने भी इक एसिड हैं, अगर उसका एनायन बनेगा तो उसका एनायन का नाम का अंत किससे होगा, ATE से। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, जितने भी अस एसिड होंगे, है ना, जितने भी अस एसिड होंगे उसका एनायन का नाम जो अंत होता है वो किससे होता है, ITE से। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूँ, आप लोग नोट करते हुए जाना, है ना। जैसे ये था H2SO4, नाम क्या है, सल्फ्यूरिक, यानी IC, तो इसका एनायन का नाम किससे होता है, सल्फेट, SO4-2, यानी नाम क्या हुआ जी, सल्फेट, यानी कि ATE, है ना। वैसे ही अगर मैं सल्फ्यूरिक ना लेके सल्फ्यूरस ले लूँ, जैसे H2SO3, ये एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरस, तो SULPH, सल्फ्यूरस, है ना, यानी OUS। तो अस्त वाले जितने भी एसिड होते हैं उनके एनायन का नाम SO3-2 हो जाएगा, तो उनके एनायन का नाम जो होता है वो ITE से समाप्त होता है। जैसे इसका नाम क्या लिख दिए, सल्फाइड। तो मैं आपसे बस ये डिस्कस करना चाह रहा था कि सल्फेट कब होगा, सल्फाइड कब होगा और सल्फाइड कब होगा। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्साइड लिखे हो, मान लो कि हमें सल्फाइड लिखना हो, तो सल्फाइड क्या होता है जी कि उस मेटल पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज हो। तो ये मेटल जो है, सॉरी मतलब ये तो सल्फर नॉन मेटल है, तो इस एलिमेंट पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज हो, तो ये एलिमेंट जो है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ऑक्सीजन फैमिली से। और ऑक्सीजन फैमिली पे मैक्सिमम नेगेटिव कितना होता है, तुम यहाँ देख रहे होगे, -2। तो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव है, तो इसका नाम का अंत किससे होगा, IDE से। तो ये क्या है जी, दिस इज सल्फाइड, है ना, दिस इज IDE, नॉन एज सल्फाइड। तो क्या अब डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, सल्फेट ATE, सल्फाइड ITE, एंड दिस इज सल्फाइड IDE। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच वी हैव टू डिस्कस। अब हमें आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें आ रखी होगी, इससे यूज करके हम अच्छे अच्छे सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है। तो दिस इज कंप्लीट डिस्कशंस ऑफ आयन हैविंग टू पार्ट्स, केटायन एंड एनायन, स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज नोन एज केटायंस एंड स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज नोन एज एनायन। सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ केटायन इज लाइक अमोनियम आयन। कुछ और एग्जांपल्स भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे वाटर पड़े होगे H2O, लेकिन अगर उसी का एक H+ और जोड़ देते हैं तो H3O+ होता है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, है ना। इनका फॉर्मेशन अपन आगे पढ़ने वाले। तो दिस इज केटायन, दिस इज एनायन। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे कि पी ब्लॉक के नॉन मेटल पे मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, तो नाम का अंत IDE से। इक एसिड का अगर एनायन बनाओगे तो नाम का अंत ATE से, अगर एस एसिड का एनायन बनाओगे तो नाम का अंत ITE से। क्लियर है केटायन से, ओके। ये रहा अपने पास आयंस, ये हमारा डिस्कशन हुआ। अब जरा इन पे एक सवाल देख लेते हैं कि आयंस के ऊपर सवाल कैसे बनता है। जैसे एज सिंपल सीधे फॉर्मूला लिखने के लिए ही दे देगा, या फिर फॉर्मूला लिखने के लिए दे देगा और पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा। मैं सबसे सिंपल फॉर्मूला पे लिख के समझाता हूँ। कोशिश करना वीडियो को पॉज करके खुद से लिखने का, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। मैं एक लिस्ट तैयार करवाता हूँ आपको, ताकि समझने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे सुनो ध्यान से, है ना, क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर एनायंस इंपॉर्टेंट है, एनायंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये पहला PO4-3, PO4-3, तो आया कहाँ से, सोर्स ऑफ ऑरिजिन ढूंढो, तो क्लास 10 में पढ़े ही होगे। फॉस्फोरिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। इको वाले का नाम, इको वाले का नाम किससे अंत होता है जी, ATE से। और अस वाले का नाम किससे समाप्त होता है, ITE से। अगर कोई नॉन मेटल है, सुन ध्यान से सुनना, नॉन मेटल है और उस पर जो चार्ज है
वो क्या है, मैक्सिमम निगेटिव है ना। इस पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम निगेटिव है, और मैक्सिमम निगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इसका पी ब्लॉक का नॉन मेटल है ना, पी ब्लॉक का अगर सपोज करो ये क्या है, नॉन मेटल है और मैक्सिमम निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो नाम का अंत होता है वो किससे होता है, आई डी ई से। अब इसी रेफरेंस को हम लोग यूज करने वाले हैं। फॉस्फोरिक एसिड है, फार्मूला क्या होता है, H3PO4। तो तीनों हाइड्रोजन को अगर हटा दोगे तो मिलेगा क्या हमें, PO4-3 क्या है, तो नाम क्या था, फॉस्फोरिक, यानी IC। तो IC के लिए एनायन का नाम किससे अंत होता है, ATE से। इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज फॉस्फेट। क्लियर है, फॉस्फेट। दूसरा है H2CO3, नाम तो सुने ही होंगे, कार्बोनिक एसिड। तो अगर इसका एनायन बनाएंगे दोनों हाइड्रोजन हटा के तो CO3-2, नाम का अंत किससे होगा, ATE से। क्या लिखेंगे, कार्बोनेट, ठीक है ना, फॉस्फेट आयन है ना, ये क्या हो गया, कार्बोनेट आयन। नाइट्रिक एसिड HNO3 है ना, क्या है, नाइट्रिक एसिड। अगर अपन यहाँ से H हटाते हैं तो क्या मिलेगा जी, दिस इज NO3-1। तो अगर NO3-1 को देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इक, नाइट्रिक। तो नाम का अंत किससे होगा, AT से, दिस इज नाइट्रेट, है ना, ये क्या हो गया, नाइट्रेट। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सल्फ्यूरिक क्या हो जाएगा, SO4-2, क्या लिखेंगे, सल्फेट हो जाएगा ये, दिस इज सल्फेट। और भी बहुत सारे हैं एसिड जो आप उठा सकते हैं, ठीक है, जैसे HClO4, क्लोरिक एसिड, HClO4। तो अगर यहाँ से H हटाते हैं, या कभी कभी इसको परक्लोरिक भी बोलते हैं, वो सब आगे डिस्कशन होगा हमारा, है ना। तो ClO4, तो ये क्या है, क्लोरिक से क्या बनेगा, क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, समझ आ रहा है बात। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एनायन था जिसे हमें समझना है। और जैसे पी ब्लॉक का नॉन मेटल है, लाइक समझे अगर तो, जैसे O-2 है ना, जैसे S-2 है ना, जैसे N-3 है ना, P-3, क्योंकि दोनों सेम फैमिली का है ना जी। और अगर कार्बन पे -4 हो, हालांकि जनरली ये होता नहीं है। ऑक्सीजन फैमिली का 2 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सल्फर। नाइट्रोजन का भी 2 इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। आगे भी इंपॉर्टेंट है बट उतना अपन डिस्कशन नहीं करते क्योंकि उनकी केमिस्ट्री उतनी रिसर्च में नहीं आई है ना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये सारे पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स हैं। ये क्या था हमारा, ये अगर देखें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम निगेटिव -2 होता था, है ना। तो -2 अगर मैक्सिमम निगेटिव है तो इसके नाम का अंत किससे होगा, IDE से, है ना। और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, दिस इज ऑक्साइड, है ना, दिस इज ऑक्साइड। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सल्फ़र का, तो सल्फ़र का भी मैक्सिमम निगेटिव क्या होगा, -2, क्योंकि ये किससे बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली से, ठीक है। तो इसका भी नाम का अंत क्या होगा, IDE, और नाम कैसे लिखाएगा, दिस इज सल्फाइड। तो क्या होगा, IDE। लाइक नाइट्रोजन की अगर बात करें तो क्या होगा, दिस इज नाइट्राइड, है ना, क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का है और पी ब्लॉक का हो गया ना। तो पी ब्लॉक का है और मैक्सिमम निगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, और चूँकि नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, दैट्स वाई इट्स नेम इज एंडेड विथ IDE। फास्फोरस की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे इसके लिए, दिस इज फॉस्फाइड, है ना, दिस इज फॉस्फाइड। क्लियर है। एक कार्बन है, कार्बन पे मिनिमम निगेटिव क्या होगा, यानी मैक्सिमम निगेटिव होगा क्या, कार्बाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज IDE कार्बाइड, है ना। ये रहा हमारे पास एनायंस का लिस्ट, क्लियर हो रखा होगा। तो ये कुछ एनायंस को यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, जो अक्सर सवालों में यूज किया जाता है, जो कन्फ्यूजन्स के लिए कभी कभी इसको बीच बीच में देकर क्वेश्चंस को थोड़े अच्छे लेवल के बनाए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम इसे देखते हैं कि इन चीज़ों का यूज कैसे है ना। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद या फिर राइट साइड में अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिस्ट ऑफ कैटायंस और एनायन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाले हैं, ठीक। जैसे सपोज करो मैं एक नाम लिख देता हूँ, है ना, और उसका आपको फॉर्मूला
बताना है, ठीक है। जैसे नाम है अमोनियम, है ना, क्या लिख रखा है मैंने, अमोनियम सल्फेट, ये फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना, है ना, तो ये लिख रहा हूँ एल्युमिनियम नाइट्राइड, दिस इज एल्युमिनियम, है ना, नाइट्राइड, ठीक है। थर्ड जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैरियम, है ना, दिस इज बैरियम फॉस्फाइड, बैरियम फॉस्फाइड। इन तीनों फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि जो अमोनियम आयन होता है वो क्या होता है, उस पर वैलेंसी कितनी होती है ना। क्लास 10th में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो, है ना, एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। मेटल की वैलेंसी सपोज करो x है, वैलेंसी मतलब जो इस पे चार्ज आता है प्लस माइनस, जनरली मेटल है तो क्या होगा, प्लस के फॉर्म में होगा, समथिंग लाइक दिस प्लस x, है ना, और नॉन मेटल है तो कुछ माइनस y के फॉर्म में होगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं y। अब m के पास n का वैलेंसी ट्रांसफ़र होता है और n के पास m का वैलेंसी ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो आयनिक फार्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कैसा बनता है, m y, है ना, n x। ये है किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशंस का तरीका, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का चार्ज हमें पता होना चाहिए। तो ये है अमोनियम सल्फेट, है ना, क्या है जी, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम क्या बताया गया था केटायन वाले फॉर्म में, कि NH4+1, और सल्फेट अभी अभी हम लोगों ने देखा है, देखो ये क्या है, दिस इज सल्फेट, है ना। तो अगर सल्फेट की बात करें तो सल्फेट क्या दिखाई था, दिस इज SO4-2। तुम चाहो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर इसे मेमोराइज भी कर सकते हो। सल्फेट तो ATE, और जितने भी ATE वाले एनायन थे वो किससे डिराइव किया जाता था, उस एसिड से जिसका नामकांत इक से समाप्त होता था, है ना। तो बेसिकली सल्फेट इज नथिंग बट डिराइवेशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। अब SO4-2 यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो हमें निगेटिव या पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ये प्लस का मतलब क्या है, +1 है। कई बार ऐसे लिखा मिलेगा कि प्लस सिर्फ लिख देगा, तो प्लस का मतलब +1 है ना। तो अमोनियम के नीचे वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और सल्फेट के नीचे वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो अगर इससे अगर कंपाउंड फॉर्मेशन करना तो क्या बोलेंगे, अमोनियम के पास 2 जाएगा और सल्फेट के पास 1 जाएगा। और आयनिक कंपाउंड का लिखने का ये तरीका होता है बच्चे कि अपन सबसे पहले कैटायन लिखते हैं, उसके बाद एनायन लिखते हैं। जैसे आप ये देखो, नमक क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना। तो सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, यानी फर्स्ट रिटर्न क्या होता है, कैटायन, आफ्टर देन एनायन, है ना। तो अगर इसका फार्मूला हम बनाएं तो फार्मूला क्या बनेगा, तो ये अमोनियम सल्फेट, तो ये अमोनियम क्या हो गया, ट्वाइस, है ना, और सल्फेट SO4। अब कोई ये बोलेगा कि 1 इस तरफ लिखें या ना लिखें, तो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 को हम जनरली डिनोट नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है कि 1 है। वैसे ही अगर बात समझी जाए, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइड लिखा हुआ है ना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, दिस इज Al+3। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आपने एल्यूमिनियम Al+3 कैसे कर रखा, है ना। तो एल्यूमिनियम Al+3 इस तरीके से होता है कि आप एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करने के लिए सबसे पहले अपन आते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो क्लास 10 में तो ये चीज़ क्लियर हो रखी होगी, 2 8 3, है ना, 2 8 3। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। तो मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता है, 3, है ना। तो जनरली एल्यूमिनियम +3 शो करता है। वैसे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे सिलेबस में, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, है ना, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, इनकी जो चार्ज होती है वो फिक्स होता है किसी कंपाउंड में, वो जनरली चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम +3 है, ये दिख गया। और नाइट्राइड, अब ID का होता था, देखो यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम
एनालाइज करके अपने फॉर्मूले को सही कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले सही होंगे तो क्वेश्चंस भी सही होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो IDE याद करो, IDE कब बताया था मैंने? IDE मैंने बोल रखा है कि जब भी कोई पी ब्लॉक का नॉन मेटल पे मैक्सिमम निगेटिव चार्ज हो, है ना, तो पी ब्लॉक के नॉन मेटल पे अगर मैक्सिमम निगेटिव चार्ज होगा तब क्या आएगा जी? IDE। तो नाइट्राइड तो किस पे आएगा? दिस इज एन, ये नाइट्रोजन फैमिली है, और IDE का मतलब मैक्सिमम निगेटिव क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली में? -3। मैंने समझा रखा है कि मैक्सिमम निगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव किसी भी ग्रुप में कैसे आता है। क्लियर है? तो एल्युमिनियम के नीचे वैलेंसी कितनी हो गई? 3, और नाइट्रोजन के नीचे भी कितनी हो गई? 3। तो ये इसके पास और ये इसके पास। तो हम अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं Al3 और N3, बट आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है। आप आज तक जो जितना पढ़ते आ रहे हो, ये सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड जो हम लिखते हैं ना NaCl, ये बेसिकली आगे चल के क्लास 12 में जाओगे तो इसे समझाया जाएगा आपको कि ये बेसिकली NaCl होता ही नहीं है। इसके जो लोअर सफिक्स होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि एक यूनिट में सोडियम एक नहीं होता है और क्लोरीन भी एक नहीं होता है। ये क्या हो रखे होते हैं? चेंज हो रखे होते हैं, है ना। एक सोडियम 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है और एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंडेड होता है। यानी इसका बेसिकली फार्मूला क्या आता है जी? दिस इज Na6 और दिस इज Cl6। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं? ये। और आयनिक कंपाउंड को लिखने का ये सही बेहतर तरीका है कि आप उसे सिंपल रेशियो में लिखें। क्लियर है? तो ये जो Al3N3 आया है ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल, और आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? Al, है ना। बैरियम फॉस्फेट, बैरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना, बैरियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो बैरियम अगर ध्यान से समझें, ये देखो दिस इज बैरियम। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ग्रुप 2 पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा +2, है ना। और दिस इज फॉस्फाइड, तो फॉस्फाइड पे अपन क्या बोलेंगे? दिस इज P-3। क्लियर है? अब अगर बात थोड़ी सी समझी जाए कि अपन क्या बोल रहे हैं कि बैरियम और फॉस्फाइड, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2, और फॉस्फाइड की 3। तो ये इस पर ट्रांसफ़र होगा और ये इस पर ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो अगर इनका फॉर्मूला हम बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या दिखेगा ये बताओ मुझे, मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना। ये देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो बैरियम के पास क्या आएगा जी? दिस इज, है ना, 3, और फास्फोरस के पास क्या आएगा? 2। दिख रहा है क्या? अब ऐसे जो कंपाउंड हैं बैरियम फॉस्फाइड, ये सब मोल कॉन्सेप्ट जैसे फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है तो इसमें अब ये सब काम आएगा। बोल देगा कि 50 ग्राम ऑफ बैरियम फॉस्फाइड इज टेकन इन ए कंटेनर, कुछ इस तरह का। तो 50 ग्राम लिया है और हमें ज़रूरत पड़ता है फिर उसका मोल निकालने का, तो पहले हमें पता तो होना चाहिए कि बैरियम फॉस्फाइड क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो इसका मास निकाल पाओगे। जैसे एक कैल्शियम का एक, है ना, कैल्शियम का अगर 1 मोल का मास अगर देखें तो क्या होता है? 20। कैल्शियम के 1 ग्राम मोल का मास देखें तो कितना होता है? 20। तो वो 20 जो अपन लिखते हैं वो क्या होता है? वो बेसिकली काम आता है मोल को निकालने में। तो हम बैरियम फॉस्फाइड का अगर मास दे दें और तुमसे पूछे कि मोल कितना होगा, तो मोल निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे ना। जैसे हमें कैल्शियम का पता है कि क्या होता है एटॉमिक मास 40, वैसे ही इनका भी हमें मास निकालना पड़ेगा व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फाइंडिंग मोल। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो कि हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा है और वहाँ पे अब बच्चा यही नहीं समझ पा रहा है कि इसका फार्मूला क्या है, तो वो मोल कॉन्सेप्ट को तो समझ रहा है बट अब यहीं पे फंस रहा है, तो उसे लगता है कि मुझे चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो दिक्कत क्या है? बैरियम फॉस्फाइड, है ना। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली। वैसे ही अगर और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम समझें इसमें कि क्या है सो, तो थोड़ा देखो अगर, है ना, तो ज़रा समझना बात को, ठीक है। ओके, देखो जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा एल्युमिनियम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइड, तो अब मैं लेता हूँ उसी का एग्जांपल जस्ट एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम नाइट्रेट। ज़रा देखना फ़र्क क्या हो जाएगा। सो एल्युमिनियम हमें पता है क्या होता है Al+3, और नाइट्रेट
तो ATE कहाँ से आया, एक एसिड से, कौन सा एसिड, तो नाइट्रिक एसिड, क्या होगा NO3-1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगा जी 3 और इसकी वैलेंसी क्या होगा जी 1, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। जब इसका फॉर्मेशन होगा तो इसकी शक्ल कैसी दिखाई पड़ेगी, दिस इज Al एंड दिस इज NO3 का होल थ्राइस। और ये क्या था, एल्युमिनियम नाइट्राइड, फर्क दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये है ना, कि एल्युमिनियम नाइट्राइड और एल्युमिनियम नाइट्रेट, तो ये गलत मत कर देना, ठीक है ना। अब इसी प्रकार कुछ और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे मैं आपको इस बार फॉर्मूला देता हूँ, है ना, आप उल्टा नाम लिख के दिखाओ। जैसे अगर कोई ट्राई करना चाहता हो तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करना, है ना। जैसे मैं एक लिखता हूँ, ये मैंने लिखा कैल्शियम, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये मैंने लिखा कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये नाम देखकर तुम ये सोचो कि इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो कैल्शियम, तो ये मुझे पता है कि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इस पर चार्ज क्या आएंगे +2। फॉस्फेट, तो फॉस्फोरिक एसिड PO4-3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, इसकी वैलेंसी 3, ये यहाँ और ये यहाँ, कैसा दिखेगा ये, इसे Ca3, है ना, PO4 का होल ट्वाइस। ये रहा अपना कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। कुछ और क्वेश्चंस हम इस पर कर सकते हैं, मैं आपको लिख कर देता हूँ, कोशिश करना इसे बनाने का, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ। जैसे, है ना, बोल रहा है एक कंपाउंड ऑफ मेटल एम दैट इज, है ना, एक कंपाउंड है किसी मेटल एम का, जिसका फॉर्मूला दे रखा है ऐसे कुछ, है ना, MHSO4, है ना, देन फाइंड द चार्ज ऑन मेटल एम। दिख रहा है, बोला एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड ये रहा, है ना, MHSO4, जहाँ M स्टैंड कर रहा है किसी मेटल को डिनोट कर रहा है ना, एक कंपाउंड ऑफ मेटल M दैट इज MHSO4, ठीक है। देन फाइंड द चार्ज ऑन मेटल M। अब ये बात थोड़ी सी समझी जाए, इसका एप्लीकेशंस यूज करवा दिया है, एप्लीकेशंस करवा दिया जो अभी हमने पढ़ा ना एनायंस, उसका क्या कह रहा है ये अगर ध्यान से सुने कि हमारे पास ये कंपाउंड है किसी मेटल का, समथिंग लाइक दिस MHSO4, ठीक है। जरा समझी जाए बात को कि यहाँ जो एम है वो क्या हो सकता है। तो एम कहाँ से आया है ये देखें अगर, तो ये जो एम आया है वो कहाँ जाकर जुटा है। तो अगर देखो ध्यान से, क्या आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि कुछ ये H2SO4 टाइप का सब्सटेंस था, ये देखो। और H2SO4 में क्या हुआ कि मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से एक H को आप हटा दो, है ना, एक H को आप हटा दो और यहाँ क्या जोड़ दो, M जोड़ दो। दिख रहा है आपको, क्या जोड़ दो, M जोड़ दो। तो अगर M जोड़ देंगे तो इसकी जो शक्ल होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, MHSO4। बोलो, तो अगर हम H2SO4 से अगर एक H हटाएंगे, सपोज करो H2SO4 से एक H हटाते हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसा दिखेगा, दिस इज HSO4, है ना, और एक H प्लस गया तो यहाँ चार्ज क्या आएगा -1। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझने लाइक है ना। अब HSO4, तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा क्या है HSO4। तो अगर इसको ब्रेक करें, है ना, वैसे भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मेटल एक तरफ होते हैं, यानी केटायन एक तरफ होते हैं और एनायन एक तरफ होते हैं। तो यहाँ M अलग टूटेगा जी और HSO4 अलग टूटेगा, है ना। तो HSO4 पे माइनस चार्ज कितना है 1, तो इस पर भी कितना आएगा +1। तो
तो जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आती है? आ रहा बात समझ में? ठीक है, थैंक यू।